डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्रिस्टलीय ठोसों में दोष के बारे में। तो हमने क्रिस्टलीय ठोसों के दोषों के बारे में पढ़ा कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या क्या वहाँ क्वेश्चन बनते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ठोस में विद्युतीय गुणों के बारे में, कि जो सॉलिड है उनमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, उसके आधार पर वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ठोस के विद्युतीय गुण। तो देखिए, ठोस जो है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के आधार पर, विद्युतीय गुणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो प्रकार है वो होता है आपके चालक, यानी के कंडक्टर। तो नॉर्मली अपन सब जानते हैं कि चालक या कंडक्टर क्या होते हैं। चालक पदार्थ वो होते हैं जो स्वयं में से विद्युत धारा को बड़ी ही आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, यानी कि जो विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर हम बात करें कि भाई चालक पदार्थ है, उसके लिए पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, तो आपने एक चीज पढ़ी हुई है, चालकता, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम बोलते हैं। चालकता या विशिष्ट चालकत्व जो होता है वो क्या होता है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन की जो चालकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, चालक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई चालकत्व को, यानी कि मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की जो कंडक्टेंस होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो इसके बारे में हम जो विशेष चर्चा है वो तीसरे चैप्टर में करेंगे, जहां हम विद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि चालकता क्या है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन की जो कंडक्टेंस होती है, जो चालकत्व होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। यानी कि चालकता किसी पदार्थ के इकाई आयतन से संबंधित है। तो चालक पदार्थ जो होते हैं उनकी चालकता जो होती है, जिसको हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 सीमेन मीटर इनवर्स होती है। जो चालक पदार्थ होते हैं उनके लिए जो चालकता का मान होता है वो 10 टू की पावर 4 से 10 टू की पावर 7 सीमेन मीटर इनवर्स होता है। सीमेन मीटर इनवर्स जो है वो आपके चालकता का ऐसा ही मात्रक है। दूसरा जो ठोस पदार्थ होगा विद्युतीय गुण के आधार पर वो होगा कुचालक। कुचालक यानी कि इंसुलेटर। कुचालक यानी इंसुलेटर। कुचालक पदार्थ, आप सब जानते हो कुचालक पदार्थ क्या होगा, वो पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। नॉर्मल लैंग्वेज में हम यही कहते हैं कि वो पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं, जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो कुचालक पदार्थ जो होते हैं उनकी जो चालकता होती है कापा, उसकी जो वैल्यू होती है वो 10 टू की पावर -20 से 10 टू की पावर -10 होती है, सीमेन मीटर इनवर्स। कुचालक पदार्थ जो होते हैं उनके लिए चालकता का मान 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 सीमेन मीटर इनवर्स के बीच का होता है। तीसरा जो प्रकार है वो है आपके अर्धचालक। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक पदार्थ जो होंगे वो देखो नाम से पता चलता है कि वो चालक और कुचालक के बीच के हैं। मतलब इनकी जो चालकता का मान है वो चालक पदार्थ से कम होगा जबकि कुचालक पदार्थ से ज्यादा होगा। तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी जो चालकता होती है उसकी जो वैल्यू होगी कापा की, वो आपके होती है 10 टू की पावर -6 से 10 टू की पावर 4 सीमेन मीटर इनवर्स। इस रेंज में आपके अर्धचालक पदार्थों की चालकता होती है। तो अभी हमने बात की ये कि जो ठोस के विद्युतीय गुण हैं, तो विद्युतीय गुणों के आधार पर
ठोस पदार्थ तीन तरह के हो सकते हैं। पहला चालक यानी कि कंडक्टर, जिनकी चालकता का मान 10⁴ से 10⁻7 सीमेन मीटर इनवर्स होता है। दूसरे कुचालक, जिनकी चालकता का मान 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 सीमेन मीटर इनवर्स होता है। और तीसरा अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, जिनकी चालकता का मान 10⁻⁻6 से 10⁻4 सीमेन मीटर इनवर्स होता है। यहां आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं वो परम शून्य ताप पर कुचालक होते हैं। अर्धचालक पदार्थ जो हैं वो किस पर? परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं उनकी चालकता परम शून्य ताप पर क्या होती है? शून्य होती है। उनके लिए कापा का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यह बात ध्यान रखें हमेशा कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं उनके लिए परम शून्य ताप पर यानी कि 0 केल्विन ताप पर -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालकता का मान कितना होता है? 0 होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत चालकों के बारे में। फिलहाल आप ये बात डायरेक्ट याद रखें कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं उनके लिए परम शून्य ताप पर चालकता कितनी होती है? 0 होती है, यानी कि वो परम शून्य ताप पर कुचालक होते हैं। अब हम यहां बात करेंगे कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है अर्धचालक पदार्थों का उसे हम कहते हैं नेज शुद्ध या आंतर अर्धचालक, इंटरनल अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, नेज अर्धचालक, आंतर अर्धचालक। एक ही बात है सबका मतलब। क्या होते हैं? नेज या शुद्ध या आंतर अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जो परम शून्य ताप पर तो क्या होते हैं? कुचालक, यानी कि परम शून्य ताप पर उनकी चालकता कितनी होती है? 0 होती है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर उस पदार्थ के अंदर जो परमाणु है उन परमाणुओं के बीच के सह संयोजक बंध जो हैं वो टूटने लगते हैं और उन सह संयोजक बंधों के टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पदार्थ की जो चालकता है वो क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो ऐसे पदार्थों को हम नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक या आंतर अर्धचालक कहते हैं। तो ऐसे अर्धचालक जो परम शून्य ताप पर तो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, जिनकी चालकता का मान 0 होता है परम शून्य ताप पर, लेकिन ताप बढ़ने के साथ उनके सह संयोजक बंध टूटने लगते हैं और उन सह संयोजक बंधों के टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और उन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उनकी चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन व जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको पता है कहां आते हैं? पी ब्लॉक के अंदर जो 14वां वर्ग होता है जिसमें कार्बन है, ठीक है ना, उस वर्ग में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो 14वें वर्ग से संबंध है इन तत्वों का पी ब्लॉक के अंदर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों शुद्ध अर्धचालक हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 2 पदार्थ ऐसे हैं जो शुद्ध अर्धचालक हैं, जो नेज अर्धचालक हैं, जो आपके आंतर अर्धचालक हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है अर्धचालकों का वो होता है आपके अपद्रवी अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। अशुद्ध मतलब जिसमें अशुद्धि मिलाई जाए, बाह्य मतलब जिसमें से कोई बाहर से अलग से पदार्थ मिलाया जाए। तो अपद्रवी अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं कि जब आपके नेज या शुद्ध अर्धचालक जो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें अगर किसी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए और उस अशुद्धि के मिलने से
इनकी चालकता में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इस प्रकार जो नया अर्धचालक बनेगा अशुद्ध अर्धचालक, वो आपके क्या होगा, अपद्रव्य अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। तो अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक किसे कहेंगे कि जब किसी नेज या शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाने पर एक ऐसा अर्धचालक बनता है जिसकी चालकता पहले से क्या हो जाए, ज्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। तो किसी नेज या शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर जब उसकी चालकता में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इस प्रकार बनने वाला अर्धचालक आपके क्या कहलाता है, अपद्रव्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। ये अपद्रव्य अर्धचालक जो होते हैं ये फिर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, और दूसरा है पी प्रकार का अर्धचालक। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। क्वेश्चन जो बनता है इस टॉपिक में वो इन दोनों के ऊपर ही बनता है। एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में। तो हमने एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन प्रकार का अर्धचालक। पहली बात, यहां एन का मतलब क्या है, यहां एन का मतलब है नेगेटिव। एन का मतलब क्या है, नेगेटिव, यानी कि ये जो अर्धचालक बनेगा इसमें की चालकता में जो वृद्धि होगी वो किसकी वजह से होगी, किसी नेगेटिव स्पीसीज की वजह से होगी, किसी ऋणावेशित स्पीसीज की वजह से होगी। इसलिए इसका नाम है एन टाइप, यानी कि नेगेटिव टाइप, ऋणात्मक प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, तो देखो हमने बात की कि जो अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक है वो कैसे बनते हैं, कि जब किसी नेज या शुद्ध अर्धचालक में क्या मिलाई जाए, कोई अशुद्धि मिलाई जाए, तब आपके अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक का निर्माण होता है। तो देखो एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है। तो एन प्रकार का अर्धचालक में आप एन से दो बातें याद रख सकते हो। पहली बात कि एन का मतलब क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक प्रकार का अर्धचालक। दूसरा, एन से आप ये भी याद रख सकते हो, हालांकि ये इसका मतलब नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हो, एन से आप याद रख सकते हो नेक्स्ट, यानी कि अगला। अगले का मतलब यहां क्या है कि एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा कैसे। तो देखो जो एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक हैं इन दोनों का निर्माण किससे होगा, नेज या शुद्ध अर्धचालक से। नेज और शुद्ध अर्धचालक कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में नेक्स्ट यानी अगले, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगले वर्ग की अशुद्धि मिलाएं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो कौन से ग्रुप के हैं, 14th ग्रुप के, 14वें वर्ग के तत्व हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से वर्ग के तत्व हैं, 14वें वर्ग के तत्व हैं। अगर इन दोनों में हम एन से आप याद रखो नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब अगला वर्ग, तो 14वें के अगला वर्ग कौन सा होगा, 15वां वर्ग। और 15वें वर्ग में कौन आता है, देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम में 15वें वर्ग के तत्वों के शुद्धि मिलाते हो, कौन से वर्ग के, 15वें वर्ग के तत्वों के शुद्धि, और 15वें वर्ग के तत्वों में कौन कौन से शुद्धि मिला सकते हो, फास्फोरस की मिलाओ या आर्सेनिक की। तो अगर आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धि मिला देते हो तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनेगा वो कैसा होगा, एन प्रकार का अर्धचालक होगा। अब हम देखते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में फास्फोरस या आर्सेनिक मिला देने पर जो अशुद्धि बनेगी, जो इंप्योरिटी जनरेट होगी वो नेगेटिव टाइप की कैसे होगी, एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है। तो देखिए सिलिकॉन वर्ग के तत्व हैं, ठीक है ना, उसी वर्ग के जिस वर्ग का कौन है, कार्बन है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सारे एक ही वर्ग के तत्व हैं। और आप जानते हो कि एक ही वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो देखो कार्बन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2।
तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो इसी प्रकार सिलिकॉन जो होगा उसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3s2 3p2। तो उसके बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ऐसे ही जर्मेनियम में भी 4s2 4p2, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो जो 14वें वर्ग के तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो चतुसंयोजी तत्व है। चतुसंयोजी तत्व होने का मतलब ऐसा तत्व जिसका परमाणु 4 बंध बना सकता हो, जिसकी 4 संयोजकताएं होती हो। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि भाई कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 4 होती है। और ये भी कहते हैं अपन कि कार्बन के साथ कभी 3-5 नहीं करनी चाहिए, यानी कि कार्बन की संयोजकता 3 या 5 नहीं करनी। कार्बन की संयोजकता कितनी रहनी चाहिए? 4 रहनी चाहिए। कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 4। तो जिस प्रकार कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वैसे ही सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता भी कितनी होती है? 4 होती है। यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये दोनों चतुसंयोजी तत्व हैं। इनकी संयोजकता 4 होती है। 4 क्यों होती है? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो 14वें वर्ग के चतुसंयोजी तत्व हैं, जिनके बाह्यतम कोश में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये अपने निकटवर्ती 4 अन्य परमाणुओं से 4 सह संयोजक बंध बना लेते हैं, जैसा इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है। तो इस डायग्राम में देखो, हर सिलिकॉन का जो परमाणु है वो आसपास के और परमाणुओं के साथ कितने बंध बना रहा है? 4 बंध बना रहा है। ठीक है। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और उन 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 बंध बना रहा है हर सिलिकॉन परमाणु। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक का साझा इससे किया, एक का इससे किया, एक का इससे किया और एक का इससे किया। 4 तरफ से 4 सहसंयोजक बंध बनाए। ठीक है। अब अगर हम 14वें वर्ग में क्या मिला दें? 15वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिला दें, यानी कि हम सिलिकॉन लें या जर्मेनियम ले सकते हैं। उस सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो क्रिस्टल हैं उनके अंदर हमने क्या मिला दिया? फास्फोरस या आर्सेनिक मिला दिया। थोड़ा सा मिलाकर के हमने उसको पिघलाया, पिघला करके वापस से क्या करा? ठंडा किया। तो जब हम उसको पिघला करके वापस ठंडा करेंगे तो आप जानते हो कि हमने अशुद्धि दोष में पढ़ा था कि जब किसी क्रिस्टल में किसी अशुद्धि को मिलाकर के वापस से उसको ठंडा करते हैं पिघलाने के बाद, तो उस क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि के परमाणु, आयन या अवयवी कण जो है वो भी आ जाते हैं। तो सेम चीज यहां भी होगी। अगर हम सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाएं और उसको पिघला करके वापस से ठंडा करें, तो जो नया क्रिस्टल बनेगा ठंडा होने के बाद, उस क्रिस्टल में कुछ जगहों पर सिलिकॉन परमाणु की जगह कौन आ जाएगा? फास्फोरस का परमाणु आ जाएगा। तो मान लो इसका परमाणु आ गया। ठीक है। अब फास्फोरस के परमाणु के आने से क्या होगा? फास्फोरस जो है वो कौन से वर्ग का तत्व है? 15वें वर्ग का तत्व, यानी कि उसी वर्ग का तत्व जिस वर्ग का कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इन सब के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो नाइट्रोजन के बारे में तो ये कहते हैं कि भाई नाइट्रोजन की संयोजकता 5 नहीं होती क्योंकि उसके पास डी कक्षक नहीं होते। लेकिन हमने नाइट्रोजन न मिला के क्या मिलाया है? फास्फोरस मिलाया है। तो फास्फोरस के पास तो रिक्त डी कक्षक होते हैं, तो और उसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। फास्फोरस जो है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपके क्या होगा? बाह्यतम कोश का 3s2 3p3। तो देखो s में 2, p में 3 और 3d वैकेंट है। 3d जो है तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो फास्फोरस जो है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यानी कि फास्फोरस एक पंच संयोजी 5 संयोजकताओं वाला तत्व है। तो फास्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन हो उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो निकटवर्ती 4 से 4 बंध बना लेंगे, लेकिन 5 मुक्त रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम
नहीं आएगा। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस पदार्थ की या इस क्रिस्टल की चालकता जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहां चालकता किसकी वजह से बढ़ी? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऋणावेशित है। इसलिए हमने इसको क्या कहा? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार का अर्धचालक, ऋणात्मक प्रकार का अर्धचालक। क्योंकि इस अर्धचालक की चालकता के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो किसके कारण हो रही है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें चालकता में वृद्धि हो रही है। तो एक बार फिर देखें कि एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। एक तो एक नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं, या एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन से तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है ना, तो एन के दो मतलब याद रखें। एन का मतलब एक तो है नेगेटिव, ऋणात्मक, और एन का एक मतलब आप याद रखो नेक्स्ट, अगला वर्ग, कि जब हमें एन प्रकार का अर्धचालक बनाना हो तो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगले वर्ग की अशुद्धि मिला देंगे। तो सिलिकॉन जर्मेनियम 14वें वर्ग के हैं, तो उसमें हम कौन से वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला देंगे? 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला देंगे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो 14वें वर्ग के चतुसंयोजी तत्व हैं। ठीक है, जो अपने बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निकटवर्ती 4 परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगले यानी कि 15वें वर्ग के पंच संयोजी तत्वों फॉस्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो क्रिस्टल में कुछ जगहों पर सिलिकॉन या जर्मेनियम की जगह फॉस्फोरस और आर्सेनिक के परमाणु आ जाते हैं। और चूंकि फास्फोरस और आर्सेनिक जो है उनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो पंच संयोजी तत्व हैं, तो उनके 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो निकटवर्ती सिलिकॉन के परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त रह जाता है। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता बढ़ती है। तो चूंकि यहां पर चालकता किसकी वजह से बढ़ती है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ती है, इसलिए हम इसको एन टाइप यानी कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है अपना सेमीकंडक्टर का वो है पी टाइप, पी प्रकार के अर्धचालक। तो यहां पी का मतलब जो है वो है आपके पॉजिटिव। यहां पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव, धनात्मक प्रकार का अर्धचालक। जैसे यहां चालकता में वृद्धि किसकी वजह से हुई? ऋणात्मक स्पीशीज की वजह से। वो ऋणात्मक स्पीशीज कौन थी? ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन था। वैसे ही यहां चालकता में वृद्धि किसकी वजह से होगी? किसी धनात्मक स्पीशीज की वजह से होगी। तो देखो, एक तो पी से आप याद रखें, पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव, धनात्मक प्रकार का अर्धचालक। दूसरा पी का मतलब आप याद रखें प्रीवियस यानी कि पिछला। पिछले का मतलब इसे बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में इससे पिछले वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे। तो सिलिकॉन जर्मेनियम कौन से वर्ग के तत्व हैं? 14वें वर्ग के। तो उससे पिछला कौन सा वर्ग हुआ? 13वां वर्ग। तो 13वें वर्ग में कौन आएगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है ना, तो उनकी अशुद्धि अगर हम इसमें मिलाएं तो हमारा क्या बनेगा? पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से वर्ग के तत्व हैं? 14वें वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, और पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम इसमें बोरॉन या एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाते हैं, जो कौन से वर्ग के तत्व हैं? 13वें वर्ग के तत्व हैं। तो इसके लिए भी हम सेम वैसे ही करेंगे कि देखो, अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर बोरॉन या एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाएं और उसको पिघला के वापिस से क्या करें, तो कुछ जगहों पर क्रिस्टल में कुछ जगहों पर सिलिकॉन एल्यूमिनियम का परमाणु आ जाएगा। तो मान लो यहां इस सिलिकॉन परमाणु की जगह कौन आ गया? बोरोन आ गया। सिलिकॉन परमाणु की जगह कौन आ गया? बोरोन आ गया। अब बोरोन कौन से वर्ग तत्व है? 13वें वर्ग का तत्व है। और 13वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उसमें हम बोरोन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बोरोन का 1s2, 2s2 और 2p1। बाह्यतम कोश में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन।
तो बोरोन या एल्यूमिनियम जो है वो 13वें वर्ग के त्रिसंयोजी तत्व हैं। कौन से हैं? त्रिसंयोजी तत्व। त्रिसंयोजी तत्व का मतलब ये केवल 3 ही बंध बना सकते हैं, क्योंकि इनके वायतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो ये क्या करेगा? उन 3 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 3 परमाणुओं से तो बंध बना लेगा, लेकिन जहां चौथा बंध चाहिए था उस चौथे बंध की जगह एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब वहां एक क्या हो जाएगी? धनात्मक रिक्ति बन जाएगी, वहां एक वॉइड जनरेट हो जाएगी। यहां एक वॉइड है, धनात्मक रिक्ति, यहां एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब देखो, जब इस सिलिकॉन की जगह बोरोन का परमाणु आया तो बोरोन ने 3 सिलिकॉन से तो बंध बना लिया, लेकिन चौथे सिलिकॉन से यह बंध नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि इस सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने के लिए, लेकिन इस बोरोन के पास बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये आपके क्या बनी? यहां पर धनात्मक रिक्ति, पॉजिटिव वॉइड, धनात्मक रिक्ति की वजह से चालकता बढ़ेगी। देखो, अगर इस क्रिस्टल में से कहीं और का कोई बंध टूटे, जैसे ये बंध टूटा, ये बंध टूट करके एक इलेक्ट्रॉन तो मान लो रह गया किसके पास? इस सिलिकॉन के पास, और इस सिलिकॉन वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहां। तो यहां जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां तो बंध बन जाएगा। अब यहां क्या रह गई? एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि यहां क्या रह गई? धनात्मक रिक्ति। तो इस प्रकार इस पूरे क्रिस्टल में धनात्मक रिक्ति जो है वो मूव करती है, गति करती है। और देखो, धनात्मक रिक्ति यहां से यहां गई और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, मतलब जिस दिशा में धनात्मक रिक्ति जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन गति करेगा? इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो इस धनात्मक रिक्ति के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करने लगता है? गति करने लगता है। और इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसकी चालकता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्रिस्टल जो है उसकी चालकता बढ़ जाएगी। चालकता किसकी वजह से बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन से बढ़ रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गति किसकी वजह से कर रहा है? उस धनात्मक रिक्ति के कारण जो वो इलेक्ट्रॉन है बनी थी, रिक्ति के कारण इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करेंगे। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो मूल रूप से चालकता में वृद्धि किसके कारण हुई? धनात्मक रिक्ति के कारण हुई। इसलिए हमने इसको क्या बोला? पॉजिटिव टाइप, धनात्मक प्रकार का अर्धचालक, यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक हमने इसको कहा। तो एक बार फिर देख लो कि पी प्रकार के अर्धचालक कैसे, कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में 13वें वर्ग के त्रिसंयोजी तत्वों बोरॉन और एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है। दूसरा आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या होता है, समझाइए। तो इसको कैसे लिखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो क्या है? 14वें वर्ग के चतुसंयोजी तत्व हैं, जिनके वायतम कोश में 4 होते हैं। ये उन 4 इलेक्ट्रॉनों द्वारा अपने निकटवर्ती अन्य 4 परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में बोरोन या एल्यूमिनियम के अशुद्ध से पिघलाते हैं और वापस उसको क्रिस्टलीकृत करते हैं, तो क्रिस्टल में कुछ सिलिकॉन परमाणु की जगह कौन आ जाएगा? बोरोन का परमाणु आ जाएगा। और बोरोन जो है वो एक 13वें वर्ग का त्रिसंयोजी तत्व है, जिसके वायतम कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो उन 3 इलेक्ट्रॉनों द्वारा वो 3 परमाणुओं से तो बंध बना लेगा। ये सिलिकॉन रहा था, अब बोरोन 4 की जगह 3 तो बना लेगा, लेकिन उस चौथे बंध की जगह क्या रह जाएगी? धनात्मक रिक्ति रह जाएगी। और ये धनात्मक रिक्ति जैसे जैसे मूव करेगी, बंध टूटेंगे, बंध टूट करके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, रिक्ति उस बंध की जगह चली जाएगी। तो जिस डायरेक्शन मूव करेगी उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा। और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इसकी चालकता बढ़ जाएगी, इस अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी। तो मूल रूप से इस अर्धचालक की चालकता किसकी वजह से बढ़ती है? धनात्मक की वजह से बढ़ती है। इसलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहां एक दो बातें छोटी छोटी और याद रखें कि ये पी प्रकार के जो सेमीकंडक्टर बनते हैं, अर्धचालक बनते हैं, इनके उपयोग क्या हैं।
तो देखो एक उपयोग तो होता है कि एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं उनसे एनपी जंक्शन यानी कि एनपी संधि, एनपी जंक्शन या एनपी संधि बनाई जाती है जिसको आप डायोड कहते हो। यह चीज आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। एनपी जंक्शन यानी कि डायोड बनाते हैं। तो एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं इनसे क्या बनाए जाते हैं? डायोड। ये डायोड जो होते हैं वो आपके अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं? डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि डायोड किससे मिलके बनते हैं। तो डायोड मिलके बने होते हैं एन और पी प्रकार के अर्धचालकों से। तो एन और पी प्रकार के अर्धचालक से एनपी जंक्शन बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? डायोड। और इस डायोड का काम क्या होता है कि ये एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में। ठीक है ना? दूसरा इसका फंक्शन ये है कि इससे आपके एनपीएन या पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं जो आपके रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो एनपीएन का मतलब है दो नेगेटिव अर्धचालकों के बीच में एक पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक, और पीएनपी का मतलब है दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव प्रकार का अर्धचालक मिलाकर के ये आपके ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं जिनका उपयोग आप रेडियो वगैरह में इनमें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में। ठीक है? तो ये आपके ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में बात की हमने आज। तो ठोसों के विद्युतीय गुणों में हमने पढ़ा कि विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस तीन प्रकार का होता है: चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है ना? चालक जो होता है उसकी चालकता का मान 10⁴ से 10⁷ होता है। कुचालक जो है उसकी चालकता का मान 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 होता है। अर्धचालक की चालकता जो है वो 10⁻⁻6 से 10⁴ होती है। और बात हमेशा कि जो अर्धचालक है वो परम शून्य ताप पर यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन ताप पर इनकी चालकता शून्य होती है। क्यों होती है वो हम बैंड थ्योरी में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिर हमने पढ़ा कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं: नेज और अपद्रव्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक वो होते हैं जो परम शून्य ताप पर जिनकी चालकता शून्य होती है, लेकिन ताप बढ़ाने के साथ उनके जो सहसंयोजक बंध है वो टूटते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अर्धचालक कहलाते हैं, इनकी चालकता बढ़ती है। तो इसमें दो एग्जांपल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर हमने पढ़े अपद्रव्य या शुद्ध अर्धचालक। तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे नेज या शुद्ध अर्धचालकों में कोई अशुद्धि मिलाकर के उनकी चालकता में वृद्धि की जाती है तो इस प्रकार बनने वाले अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये दो प्रकार के पढ़े हमने, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। तो एन प्रकार का मतलब है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ये बनता है जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में नेक्स्ट यानी कि अगले वर्ग की यानी कि 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है, फास्फोरस और आर्सेनिक की। और पी का मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में प्रीवियस यानी कि पिछले वर्ग के तत्वों की बोरॉन और एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है? तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।